वह जननांग है। तो जननांग क्या है, प्रजनन के तरह से पढ़ने वाले हैं जननांग को ना जी। जननांग क्या होता है, प्रजनन की क्रिया को पूर्ण करने वाले अंग को क्या बोला जाता है, जननांग, है ना। जो प्रजनन की क्रिया, प्रजनन आप पढ़ चुके हैं, जब किसी जीव में क्या हो, है ना, उसमें अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होता है, उसी को हम क्या बोलते थे, प्रजनन। और प्रजनन को पूर्ण करने के लिए किसी जीव में कोई विशेष अंग चाहिए ना, तो उस अंग को क्या बोला जाता है, जननांग। अभी हम पढ़ रहे हैं किसका, मनुष्य के लिए। तो मनुष्य का पहला क्या हमें यहाँ पढ़ना है, नर जननांग को जी। नर जननांग पढ़ना है। तो नर जननांग में क्या होता है, जितने भी है ना, नर में एक विशेष अंग, पुरुष में एक विशेष अंग पाया जाता है, जिसके द्वारा वो प्रजनन की क्रिया को क्या करता है, पूर्ण करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, नर जनन अंग। अब नर जनन अंग के कुछ उनके क्या है, उनके शारीरिक उनके तंत्र जो भाग होते हैं, उनमें कुछ भाग पाए जाते हैं। पहला भाग क्या है उनका, वृषण। पहला भाग है वृषण। ये जो वृषण होता है, और इसका जनरली नाम होता है, जैसे जनरली भाषा में बोला जाता है, इनको वृषण को और क्या बोला जाता है, अंडकोश। और इनको क्या बोला जाता है, अंडकोश बोला जाता है। ये जो है हमारे शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना रहता है, 37 सेल्सियस। शरीर का तापमान कितना होता है, 37 सेल्सियस। लेकिन इनका तापमान 2 सेल्सियस क्या होता है, कम। शरीर का तापमान 37 सेल्सियस है, तो इनका तापमान 2 से 3 सेल्सियस क्या होता है, शरीर से कम होता है। मान लीजिए हमारे बॉडी का कितना है, 37 है, तो उसका वृषण का तापमान कितना रहेगा, 2 घटा देंगे तो 35। समझ आ रहे हैं ना रे। तो इसमें क्या होता है, इसका शरीर जो है, शरीर से इनका जो तापमान रहेगा क्या रहेगा, कम रहेगा। इसी वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसी वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और इस शुक्राणु को क्या बोला जाता है, नर जनन की इकाई। जैसे पौधों में बताया गया था ना रे, पौधों में नर जनन की मतलब पौधों में नर जनन की इकाई कौन था, उमंग वाले परागकण। पौधों में नर जनन की इकाई क्या था, परागकण। और मादा जनन की इकाई क्या था, महात्मा, उसमें क्या था, अंडाशय। बीजाणु के रूप में बनता है करके बताया भी गया था पिछले में। तो वही चीज है, बस उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या होता है, नर जनन की इकाई। और इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, वृषण में, जिनका शरीर का तापमान से क्या होगा, 2 सेल्सियस कम। अगर शरीर में क्या है, शुक्राणु बन गया है, और बनना कब होता है, जब क्या हो, नर या पुरुष जो है, लड़का है, उनका एज कितना चला जाए जी, 14 वर्ष से ऊपर। 14 वर्ष का जब वो हो जाता है, 14 वर्ष के ऊपर के हो जाते हैं लड़के, तब उसमें शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाता है। अगर पुरुष में या नर में जो शुक्राणु बना है, उनके शरीर से स्खलन नहीं हुआ है, तो उनके शरीर में उसका शुक्राणु कितना दिन जीवित रह सकता है, 30 दिन। पुरुष के शरीर में कितना दिन जीवित रह सकता है, 30 दिन। अगर मान लीजिए निषेचन के पश्चात या विवाहित पुरुष का शुक्राणु हो, अगर वो किसमें चला गया हो, मादा जननांग में, तो उनके शरीर में कितना दिन जीवित रहने वाला है, क्लियर है ना। पुरुष में बनेगा तो कितना, 30 दिन। और इसमें बनेगा, मादा में अगर चला गया है निषेचन के पश्चात या संयुग्मन के पश्चात, तो उसका कितना रहेगा जी, 72। ये वाला वृषण वाला कंसेप्ट क्लियर है ना। वृषण का क्या होता है, शरीर का जो है ना, हमारे शरीर के तापमान से इनका तापमान 2 सेल्सियस कम होता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और ये शुक्राणु नर जनन की इकाई। पुरुषों में शुक्राणु कब बनता है, 14 वर्ष के बाद। अगर एक पुरुष में क्या शुक्राणु बन गया है, तो उनके शरीर में कितना दिन जीवित रहेगा, 30 दिन। अगर ये मादा में निषेचन के पश्चात पहुंच गया है, तो कितना दिन जीवित रहेगा, क्लियर है ना। उसके बाद आता है क्या, शुक्राशय। अब वृषण में क्या बन गया है जी, शुक्राणु। अब इसको एकत्रित करने के लिए कोई जगह चाहिए ना, तो वो चीज क्या होता है, शुक्राशय। तो शुक्राशय में एक शुक्राणु कुंड पाया जाता है, जिसमें शुक्राणु को क्या किया जाता है, एकत्रित। जैसे शुक्राणु बनता जाएगा वृषण में, और उसको एकत्रित करने का काम किसका है, शुक्राशय, जिसमें शुक्राणु कुंड पाया जाता है। ये क्लियर है ना। उसके बाद क्या है, शुक्रवाहिनी। ये शुक्राशय में एकत्रित शुक्राणु को है ना, शिश्न तक पहुंचाने का कार्य करता है।
अभी कहाँ बना है? शुक्राणु कुंड में क्या है? सभी वीर्य या शुक्राणु क्या है? एकत्रित है। उनको शिश्न तक पहुंचाने का काम किसका रहेगा? शुक्राणु का। उसके बाद आता है क्या? शिश्न। ये जो है नरजनन का एकदम क्या होता है? बड़ा अंग होता है। सबसे बाहरी अंग क्या होता है? शिश्न होता है। इसी के द्वारा शुक्राणु को क्या किया जाता है? स्खलन। मतलब इसके द्वारा उसको क्या बाहर निकाला जाता है। अगर मनुष्य एक मान लीजिए उनके जीवन काल में वो स्खलन करता है तो उनमें स्खलन करने के पश्चात कितना शुक्राणु बाहर हो सकता है? 17 लीटर। उनके 14 वर्ष के एज तक मान लीजिए उनके मृत्यु उपरांत या मृत्यु तक के समय में वो 17 लीटर तक शुक्राणु अपने शरीर से स्खलन कर सकता है। समझ आ रहे हैं ना रे? है ना जी। और एक स्खलन के लिए हमें कितना 40 केजी भोजन पचाना पड़ता है। कितना किलो? 40। तो मान लीजिए एक स्खलन से हमारे शरीर से शुक्राणु बाहर चला गया है तो और शुक्राणु बनाना है तो हमें कितना हमारे शरीर में कितना भोजन पचाना होगा? 40 केजी। 40 केजी जब हमारे शरीर में भोजन पच जाएगा तब एक स्खलन की शुक्राणु बनेगा। और पूरे जीवन काल में कितना शुक्राणु बन सकता है शरीर में? 17 लीटर। एक क्लियर है ना? मान लीजिए अगर आप क्या करते हैं 10 गिलास जूस पीते हैं तो 1 बूंद आपके शरीर में क्या बनता है? और 100 बूंद रक्त मिलकर क्या बनता है? 1 बूंद वीर्य या शुक्राणु। समझ आ रहे हैं ना? 100 बूंद अगर हम क्या हमारे पास मान लीजिए 10 गिलास हम क्या पिए थे? जूस पिए तो 1 बूंद हमने हमारे शरीर में क्या बनेगा? रक्त बनेगा। और यही 100 बूंद रक्त मिलकर 1 बूंद क्या बनाता है? वीर्य। ये क्लियर है ना? बोलना होगा कैमरा में।